हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में, जिसमें अपन बीएससी पार्ट थर्ड पढ़ रहे थे। और बीएससी पार्ट थर्ड का ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 है। अपनी रिंग होमोमोर्फिज्म चल रहा था। लास्ट लेक्चर में अपन ने एक थ्योरम की थी, बड़ी सी एम्बेडिंग की थ्योरम थी, जिसमें अपन अंतः स्थापित बता रहे थे कि भाई कोई भी एक वलय कैपिटल आर है, उसको एक तत्सम की वलय आर डैश में अंतः स्थापित किया जा सकता है। तो वो अपना हो गया था। अब मैं बता रहा था कि एक थ्योरम और आएगी एम्बेडिंग की, जिसमें अपन एक पूर्णांकीय प्रांत कैपिटल डी लेंगे और उसको एक क्षेत्र ऐप में अंतः स्थापित बताएंगे। थोड़ी सी लंबी थ्योरम है। सबसे पहले तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आप वीडियोज को लाइक करें, बेल आइकन को दबाइए, जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। और एग्ज़ाम लगभग फिक्स हो गई हैं, शायद 18 अप्रैल से ऐसे बता रहे हैं। तो आप मान के चलो आपके पास 100 दिन का टाइम है अब तैयारी का। तो डेली के डेली 5-5, 6-6 घंटे आप पढ़े। अब टाइम को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अपना ख़राब हो चुका है। जो भी वीडियो आपको मिलते हैं डेली के डेली करो उनको। सबसे पहले तो ये थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट में लिख देता हूं। देखो क्या है, किसी भी पूर्णांकीय प्रांत को एक क्षेत्र में अंतः स्थापित किया जा सकता है, या फिर प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत को मान लो, किसी भी लिख दो या प्रत्येक, एक ही बात है। किसी भी पूर्णांकीय प्रांत को एक क्षेत्र में अंतः स्थापित मतलब एम्बेडिंग की जा सकती है, अंतः स्थापित किया जा सकता है। या तो स्टेटमेंट ऐसे आएगा, या फिर इसका स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकता है कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का एक खंड होता है, वो फील्ड होता है। प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का खंड फील्ड होता है। कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का जो क्यूसेंट बनता है वो हमेशा क्या होता है, एक फील्ड होता है। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है इनमें से। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। करें स्टार्ट। दोस्तों इस थ्योरम में मेरे को ये बताना है कि जो पूर्णांकीय प्रांत है, अपन एक पूर्णांकीय प्रांत लेंगे और उसको एक क्षेत्र में एम्बेडिंग की जा सकती है उसकी। तो एक क्षेत्र कैपिटल एफ में एम्बेडिंग बताना है, तो डी पूर्णांकीय प्रांत लेंगे। अच्छा वो कहाँ गया, डी पूर्णांकीय प्रांत लेंगे और क्षेत्र एफ, जैसे वहाँ पे जो वलय आर था उसका आर डैश के अंदर अंतः स्थापन कर रहे थे, तो आर डैश पहले तो अपन एक वलय आर डैश बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पे क्षेत्र एफ बनाएंगे। फिर क्षेत्र एफ बनाएंगे और क्षेत्र एफ बनाकर उसको क्षेत्र सिद्ध करेंगे। फिर क्षेत्र सिद्ध करने के बाद में अपना आगे का जो काम है, जो भी होता है वो उसके अंदर करेंगे। उसका सब फील्ड लेंगे, उसमें तो रिंग में तो सब रिंग ले रहे थे, यहाँ क्षेत्र एफ का सब फील्ड अपन लेंगे, उसको इंटीग्रल डोमेन डी के आइसोमोर्फिक बताएंगे। तो जिस प्रकार से अपन ने वलय किया था वैसा ही है, लेकिन ये वलय की तुलना में थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे तो वलय बनाने के लिए आसान सा था कि अपन वहाँ पे आर डैश को अपन जेड क्रॉस आर मान रहे थे, और यहाँ पे फील्ड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले तो भाई एक पूर्णांकीय प्रांत डी लेंगे और आप डी क्रॉस डी नोट निकालोगे, जहाँ पे डी नोट अशून्य है, अपने पूर्ण अशून्य जो इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंटीग्रल डोमेन में से जीरो को हटा देंगे तो डी नोट बन जाएगा। डी क्रॉस डी नोट लिखेंगे और डी क्रॉस डी नोट के अंदर अपन सबसे पहले एक टिल्गा जो अपना संबंध है वो द्विचर संबंध परिभाषित करेंगे। फिर उस द्विचर संबंध को आप इक्विवेलेंस रिलेशन बताएंगे। इक्विवेलेंस का मतलब, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि आप समतुल्य बताओगे, सममित बताओगे, संक्रामक बताओगे।
फिर अगर कोई भी अपना रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है तो वो सेट को इक्विवेलेंस क्लासेज में डिफाइन कर देता है। फिर अपन इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे और प्रत्येक इक्विवेलेंस क्लास होता है, इक्विवेलेंस क्लासेज का जो सेट होता है वो एक फील्ड बनाता है, तो वहाँ से अपना फील्ड बनेगा। फिर फील्ड के अंदर अपन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिसाइड करेंगे और डिफाइन करने के बाद में एडिशन मल्टीप्लिकेशन को अपन सार्थक बताएंगे, भाई ये संक्रिया सार्थक है। फिर वहाँ से उसको एफ को फील्ड बताएंगे, तो आगे सारा का सारा वो प्रोसेस चलेगा फील्ड बताने का। फिर लास्ट के अंदर अपन फील्ड का एक सब फील्ड लेंगे और उस सब फील्ड को इंटीग्रल डोमेन डी के आइसोमॉर्फिक बताएंगे। तो इतना सारा का सारा काम करना है जो मैंने बोला है। अभी तो आप सुन रहे होंगे ये चीज़, लेकिन मैंने अभी जो चीज़ बोली है ना, जब ये थ्योरम कर लोगे ना तो फिर आप मैंने जो अभी बोला है उसको सुनना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करें स्टार्ट अपन इसको। प्रूफ पार्ट पे अपन चलते हैं। सबसे पहले तो एक पूर्णांकीय प्रांत लेंगे। माना कि कैपिटल डी एक पूर्णांकीय प्रांत है। माना कि कैपिटल डी तो एक पूर्णांकीय प्रांत है तथा डी नोट, भाई पूर्णांकीय प्रांत में जीरो भी हो सकता है, जीरो को हटा दो तो मैं लिखूंगा तथा डी नोट अशून्य पूर्णांकीय प्रांत है। अशून्य पूर्णांकीय प्रांत है। भाई डी तो एक इंटीग्रल डोमेन है और डी नोट के अंदर जीरो शामिल नहीं है, ये भी इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन डी नोट का मतलब क्या है? डी नोट का मतलब होता है डी माइनस जीरो, डी में से जीरो को हटा दिया, ये डी नोट हो गया। ठीक है, आप डी और डी नोट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। जब भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये ए कोमा बी टाइप का बनता है, जहाँ पे ए और बी दोनों, भाई डी नोट के भी सारे के सारे एलिमेंट डी में है, सीधी सी बात है। जैसे मान लो इसमें एलिमेंट है डी में 0 1 2 3 4, तो फिर डी नोट में 1 2 3 4 आ गए, जीरो हट गया ना, तो डी नोट के भी सारे के सारे एलिमेंट किस में है? डी में है। इसका मतलब ए और बी ये दोनों एलिमेंट, ए और बी दोनों एलिमेंट डी के हैं, लेकिन ये पीछे वाला एलिमेंट डी नोट का है। इसका मतलब कि बी एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो है। ये आपने एक सेट डिफाइन किया है डी क्रॉस डी नोट। चलो ये ध्यान रखना है अपने को। अब अपन क्या करेंगे, इस समुच्चय पर इसलिए डी नोट के सारे एलिमेंट, डी नोट किसका सबसेट है? डी का सबसेट है। इस समुच्चय पर एक द्विचर संबंध ये इसको बोला जाता है टिल्गा। ये दोस्तों एक ग्रीक अक्षर है, ग्रीक भाषा का लेटर है, ऐसे इसको इंग्लिश में बोला जाता है टिल्गा, TILGA। तो इस समुच्चय पर एक द्विचर संबंध निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? आप डी क्रॉस डी नोट के दो एलिमेंट उठाओ, ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ होगा यदि और केवल यदि, इसको बोला जाता है यदि और केवल यदि ए डी कि इन दोनों का पहला और लास्ट का जो प्रोडक्ट है ना, वो इन दोनों अंदर वालों के प्रोडक्ट के बराबर हो। ये याद रखना है, ए डी बराबर बी सी। ये द्विचर संबंध कैसे परिभाषित है कि पहला और लास्ट का इन दोनों का प्रोडक्ट है वो अंदर वाले दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो मैं ऐसे समझने के लिए ये बना देता हूँ आपको, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। या इस चीज़ को दोस्तों अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं इसको, A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी। बात तो वही है कि A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी, इन दोनों को गुणा करोगे तो ये। कहने का मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 1 2 ले लिया, तो 1 2 का जब बताओ रिलेशन किसके साथ होगा?
4 के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि A/B 1/2 बराबर कितना होना चाहिए, B, A/B बराबर C/D, इसके हिसाब से तो 2/4। इसका मतलब ये दोनों रिलेटेड हो गए। ऐसे ही 1,2 का जो रिलेशन है वो 3,6 के साथ भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का अनुपात A/B 1/2 बराबर 3/6, ये भी कितना हो गया, 1/2। तो ऐसे ये रिलेशन है, इस रिलेशन को अपने को ध्यान रखना है। इतना हो गया। तो D क्रॉस D नोट ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अब अपने को दोस्तों ये जो टिल्गा ऑपरेशन है इसको इक्विवेलेंस रिलेशन है सिद्ध करना है। अच्छा, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको? तो मैं लिखता हूं, सर्वप्रथम हमें द्विचर संबंध और कौन सा द्विचर संबंध, ये टिल्गा को तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करेंगे इसको। अब दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करने के लिए अपन जानते हैं कि अपने को क्या क्या बताना पड़ेगा। अपने को समतुल्य बताना है, अपने को जो ये टिल्गा जो रिलेशन है उसको समतुल्य बताना है, सममित बताना है, संक्रामक बताना है। इतना उतारिए आप। चले आगे। देखो अपने को टिल्गा ऑपरेशन को तुल्यता संबंध बताना है। तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले अपन क्या बताएंगे? सबसे पहले अपन बताएंगे समतुल्य रिफ्लेक्सिव, समतुल्य रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा AB बराबर BA होता है। AB बराबर BA होता है। कैसे होता है? देखो, चूंकि A और B जो एलिमेंट हैं वो इंटीग्रल डोमेन D के हैं, इंटीग्रल डोमेन D के है। और आपको पता है जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो क्या होता है? क्रम विनिमय रिंग होता है। इंटीग्रल डोमेन की परिभाषा अपन ने पढ़ी है कि एक ऐसी वलय जो तत्सम की हो, शून्यभाजक रहित हो और क्रम विनिमय हो, वो इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। तो क्रम विनिमय है ना, तो AB बिलोंग्स टू D तथा D एक क्रम विनिमय वलय है। क्रम विनिमय वलय है। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? बिल्कुल। तो D एक क्रम विनिमय वलय है, तो मैंने AB बराबर BA लिख दिया क्रम विनिमयता के नियम से। अब दोस्तों देखो, AB बराबर BA है, इसका मतलब मैं ये लिखूं कि A के नीचे तो इस B को ले आता हूं और इस A के नीचे इस B को ले जाता हूं, तो AB बराबर AB। बताओ बना कि नहीं भाई? इस B को इधर ले गया, इस B को इधर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? जब AB बराबर CD होता है तो
ए कोमा बी उसका रिलेशन सी कोमा डी के साथ होता है। तो बताओ इस चीज़ को मैं ए कोमा बी उसका रिलेशन किसके साथ बन गया, ए कोमा बी को। कैसे, देखो इसको सी अपॉन डी मान लो तो फिर यहाँ सी डी आ जाएगा। पहले और लास्ट का प्रोडक्ट, पहले और लास्ट के का प्रोडक्ट ए बी बराबर दूसरे और इसका प्रोडक्ट, दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट बी ए। देखो ए बी बराबर बी ए। तो इस चीज़ को ये लिखा और इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ। किस, ये कैसे लिखा, इसका यूज़ करते हुए, इस द्विचर संबंध का यूज़ करते हुए मैंने ये लिखा। इसका मतलब देखो दोस्तों कि डी क्रॉस डी नोट का जो एलिमेंट ए बी है उस एक एलिमेंट ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है, और जब भी खुद का रिलेशन खुद के साथ होता है तो जो द्विचर संबंध अपन काम में ले रहे हैं वो संबंध क्या होता है, एक समतुल्य संबंध होता है। अर्थात संबंध एक समतुल्य संबंध है। ये तो समतुल्य हो गया। अगली बात अपन करेंगे सिमेट्रिक, जिसको बोला जाता है सममित। सिमेट्रिक क्या होता है दोस्तों, सिमेट्रिक में अगर ए का रिलेशन बी से है, मतलब अल्फा एलिमेंट का रिलेशन अगर बीटा से है तो बीटा का रिलेशन भी अल्फा से बताना होता है। तो देखो मैं दो एलिमेंट मानता हूँ डी क्रॉस डी नोट के, एक तो ए बी और एक सी डी। ये दो एलिमेंट किसके हैं, डी क्रॉस डी नोट के। ओके, नाउ पहला एलिमेंट है उसका रिलेशन किसके साथ है, दूसरे एलिमेंट के साथ। ए बी का रिलेशन है सी डी के साथ, तो मेरे को सी डी का रिलेशन भी इसके साथ बताना है। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं इसको, कि पहला और लास्ट का एलिमेंट उन दोनों का प्रोडक्ट है वो अंदर वाले दोनों एलिमेंटों के प्रोडक्ट के बराबर। तो ए डी बराबर बी सी, इसके अनुसार, ये परिभाषा के अनुसार लिख दिया इसकी, जैसे डिफाइन कर रखा है। अब दोस्तों इसको आगे और इसको पीछे ले आऊँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो बी सी बराबर है ए डी। अब देखो क्या आप बी सी को तो सी को आगे और बी को पीछे और यहाँ डी को आगे और ए को पीछे, ये लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो वही रीजन है कि ये क्रम विनिमयता की कंडीशन है ना। ये देखो लिख दूंगा, चूंकि डी क्रम विनिमय वलय है, डी क्या है, क्रम विनिमय वलय है, तो अपन ने क्रम विनिमयता की कंडीशन लगा दिया। अब दोस्तों इसको ये लिख सकते हो या नहीं, देखो पहले सी है तो सी के साथ में क्या है, सी के साथ में बी है, तो यहाँ लिखा मैंने बी। अच्छा, और यहाँ मैं डी लिख दूँ और यहाँ पीछे ए लिख दूँ। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल हुआ सी बी और इन दोनों का गुणनफल हुआ डी ए। इसका मतलब क्या हुआ, सी डी, इसका मतलब सी डी और सी डी का रिलेशन किसके साथ हो गया, ए बी के साथ। इन दोनों का गुणनफल तो ये रहा, इन दोनों का गुणनफल ये हो रहा। तो आपने जैसे इसको अल्फा मान लो, अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ में लेके चला था और बीटा का रिलेशन अल्फा के साथ में बता दिया। इसका मतलब जो ये रिलेशन है, ये जो टिल्गा रिलेशन है, वो क्या होगा, अपना एक सममित संबंध होगा। अतः इसको अल्फा मान लो तो अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ लेके चले थे, बीटा का अल्फा के साथ बता दिया। अतः संबंध एक सममित संबंध है। समतुल्य बता दिया, सममित बता दिया। अच्छा, इधर वाले पार्ट को तो मैं हटा देता हूं, आप उधर का उतारिए।
चलो फ्रेंड्स इसको उतारो। समतुल्य और सममित तो हो गया अपना। समतुल्य सममित के बाद में अपन बताएंगे ये जो रिलेशन अपना टिल्गा रिलेशन है इसको बताएंगे संक्रामक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। संक्रामक में अपने को पता है 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ मान लो, बीटा का रिलेशन गामा के साथ मान लो, तो अल्फा का रिलेशन गामा के साथ अपने को बताना होता है। संक्रामक में मैं लिखूंगा लेट 3 एलिमेंट मानने हैं, ए बी सी डी, क्रमिक युग्म के रूप में मानने हैं ए बी सी डी और ई एफ। ये 3 एलिमेंट हैं डी क्रॉस डी नोट के हैं। ए बी सी डी और ई एफ 3 एलिमेंट मान लिया आप डी क्रॉस डी नोट के, वे आर जहां एक्चुअल में ये एलिमेंट डी के हैं सारे, क्योंकि डी नोट भी डी का सबसेट है। तो ए बी सी डी ई एफ ये सारे के सारे एलिमेंट डी के हैं। एंड पीछे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, डी नोट के होने चाहिए, मतलब नॉन जीरो। एंड बी डी एंड एफ एलिमेंट है वो क्या है, सारे के सारे पीछे वाला बी डी और एफ नॉन जीरो है। संक्रामक की बात कर रहे हैं, 3 एलिमेंट मान लिए हैं। 3 एलिमेंट इस प्रकार है कि इसका रिलेशन तो इसके साथ है, ए बी का रिलेशन तो है सी डी के साथ, तथा इसका रिलेशन इसके साथ है। सी डी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, ई एफ के साथ। ए बी तो रिलेटेड है सी डी से और जो सी डी रिलेटेड है वो ई एफ से। अपने को बताना है ए बी किससे रिलेटेड होना चाहिए, ई एफ से। देन तब हमें सिद्ध करना है कि जो ये ए बी है वो किससे संबंधित होना चाहिए, ए बी है वो ई एफ से संबंधित होना चाहिए, ई एफ से रिलेटेड होना चाहिए। ये सिद्ध करना है अपने को। इसको मैं बॉक्स में भी पैक कर देता हूँ ताकि ध्यान रहेगा क्या लाना है। ओके चले, अब देखो इनका यूज करते हैं। क्योंकि ए बी रिलेटेड किससे है, ए बी जो रिलेटेड है वो सी डी से है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ए डी का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, बी सी के बराबर। यहां देखो सी डी किसके बराबर है, सी डी किससे रिलेटेड है, सी डी है वो रिलेटेड है ई एफ से, ई एफ से। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट सी एफ बराबर हो जाएगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट डी ई के बराबर। सही है ना दोस्तों। ये अपन ने जैसे टिल का ऑपरेशन डिफाइन किया था, पहले और लास्ट के का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड और थर्ड के बराबर है, पहले और लास्ट के का प्रोडक्ट है वो इसके बराबर। ये लाना है अपने को। इससे करते हैं, देखो इस वाले से चालू करते हैं। ए डी बराबर बी सी। अपने को पता है दोस्तों कि डी जो एफ है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, शून्य एलिमेंट है, तो एफ का दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट का गुणा करते हैं। देखो जीरो एलिमेंट ए का गुणा नहीं कर सकते थे क्योंकि ए जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट एफ का मैं गुणा करना चाहता हूँ दोनों तरफ, तो ये लिखा ए डी एफ बराबर बी सी एफ, दोनों तरफ एफ का गुणा कर दिया। एफ का गुणा किया, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 डाल देना। अब देखो ये दोस्तों जो ए बी सी डी ई एफ ये एलिमेंट है पूर्णांक के प्रांत के,
और पूर्णांकीय प्रांत होता है वो एक वलय होता है, और वलय में गुणा संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है। तो बताओ मैं ए और यहाँ से अच्छा सी एफ की जगह वैल्यू हो जाएगी, तो ए डी, इस एफ को तो ऐसे कैसे रखा और ये बी और इसकी जगह लिख दिया मैंने सी एफ। यहाँ सी और एफ को एक जगह ले लिया। अब इक्वेशन 2 का यूज करते सी एफ की जगह मैं यहाँ डी पुट कर लेता हूँ। ए डी एफ बराबर बी, और सी एफ की जगह कितना पुट किया आपने, डी ई। ओके फ्रेंड्स, सही है। अच्छा, इस डी को अपन कैंसिल आउट करें तो एक बार, अच्छा इधर भी मैं साहचर्य नियम लगा दूं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। कैसे, देखो जो ए था इसको ऐप को और इसको साथ ले लिया मैंने, सही है, और ऐप को और इसको साथ ले लिया तो ए और चलो डी एफ। साहचर्य नियम से मैं लिख दूंगा यहाँ कौन सा नियम, साहचर्यता। अब दोस्तों अपने को पता है कि ये एलिमेंट है वो डी के हैं, डी है वो अपना इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन एक क्रम विनिमय वलय होता है, क्रम विनिमय वलय होता है। तो ए इसको एफ डी कर लो और इसको बी ई डी कर दो, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। फिर से साहचर्य नियम लगाओ, तो साहचर्य नियम लगाकर ए एफ और ये डी हो गया, और ये बी ई और ये डी हो गया। अब डी है वो अपना नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दोनों तरफ से निरसन नियम लगाकर मैं डी को कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो निरसन नियम से ये बना ए एफ बराबर बी ई। इसका मतलब ए अपॉन ई, या फिर ए के साथ में नीचे बी ले लूँ तो ए अपॉन बी बराबर बन गया ई अपॉन एफ। और ये दोस्तों होता है ए अपॉन बी को ए कोमा बी वो रिलेटेड हो गया ई अपॉन एफ बोले तो ई एफ के साथ। और देखो यही बताना था मेरे को, पहले और लास्ट के का जो प्रोडक्ट है ए और एफ का जो प्रोडक्ट है वो अंदर वाले दोनों एलिमेंटों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। और ये कौन से नियम से, डी को दोनों तरफ जो काटा है ना वो निरसन नियम से काटा है, निरसन नियम से काटा है। तो अपना जो टिल्गा ऑपरेशन था वो क्या हो गया, संक्रामक। अतः स्पष्ट है कि द्विचर संबंध टिल्गा एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, इसका मतलब अर्थात आपने समतुल्य बता दिया, आपने सम्मित बता दिया, आपने संक्रामक बता दिया, अर्थात यह सेट डी क्रॉस डी नोट पर एक तुल्यता संबंध है। क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध होता है वो बताओ क्या करता है, जब भी अपना कोई रिलेशन तुल्यता संबंध बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है, तो वो उस सेट को हमेशा इक्विवेलेंस क्लासेज में विभक्त कर देता है। अतः संबंध टिल्गा डी क्रॉस डी नोट को इक्विवेलेंस क्लासेस बोले तो तुल्यता वर्गों में, तुल्यता वर्ग बोले तो इक्विवेलेंस क्लासेज में विभक्त करता है, विभक्त करता है। तो मैंने दोस्तों यहाँ तक जो बताया है, ये जो टिल्गा ऑपरेशन था उसको मैंने यहाँ पे तुल्यता संबंध बता दिया, और तुल्यता संबंध हो गया तो इक्विवेलेंस क्लासेज में विभक्त करेगा। इतना कीजिए आप। अच्छा, इधर वाला पार्ट तो मैं हटा देता हूँ।
चलो ये कीजिए आप। करें आगे। तो इक्विवेलेंस क्लासेस में विभक्त करेगा। अब यहां से देखो, अवयव ए कोमा बी के तुल्यता वर्ग को, मतलब इक्विवेलेंस क्लास को, तुल्यता वर्ग को या तो ऐसे दर्शा दो, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कि ए बी जो एलिमेंट है ये क्रमित युग्म का, इसकी इक्विवेलेंस क्लास को ए बी या ए अपॉन बी से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इक्विवेलेंस क्लास को इससे व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अर्थात अगर मैं ए बी की इक्विवेलेंस क्लास लिखूंगा तो इसको या तो ऐसे दर्शा दो या ऐसे दर्शा दो। तो मैं ए बी की इक्विवेलेंस क्लास लिखना चाहता हूं, तो ए बी की इक्विवेलेंस क्लास में ऐसे एलिमेंट आते हैं, ऐसे एलिमेंट, मतलब सी कोमा डी अगर आ रहा है तो वो सी कोमा डी किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, वो ए बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ए बी की इक्विवेलेंस क्लास में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो ए बी के साथ में इस द्विचर संबंध के नियम की पालना कर रहे हैं। तो ये इक्विवेलेंस क्लास की परिभाषा होती है। आपने फर्स्ट ईयर में चलता था अपने कि तुल्यता वर्ग क्या होता है, कि मान लो कि ए कोई अवयव है तो ए का तुल्यता वर्ग को ऐसे दर्शाया जाता है, और ए के तुल्यता वर्ग में अगर सी एलिमेंट आ रहा है तो सी किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, सी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। वही तो चीज़ लिखा है कि इस ए बी की इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे दर्शाएंगे या ए अपॉन बी, और ए बी की इक्विवेलेंस क्लास में एक एलिमेंट सी डी आ रहा है तो वो सी डी रिलेटेड, वो सी डी किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, ए बी के साथ। सी एलिमेंट आ रहा है तो सी का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। और दोस्तों ये जो इक्विवेलेंस क्लास बनी, अब ए बी की इक्विवेलेंस क्लास में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट आएंगे जो किसके साथ रिलेटेड है, जो ए बी के साथ रिलेटेड है। और इक्विवेलेंस क्लासेस का, इक्विवेलेंस जो क्लासेज है उनका जो समुच्चय होता है वो हमेशा क्या बनता है, योग और गुणन संक्रिया के लिए हमेशा एक क्षेत्र बनाता है एफ। तो मैं लिखूंगा इन ए बी के तुल्यता वर्गों का समुच्चय, ए बी के तुल्यता वर्गों का समुच्चय कैपिटल एफ है, तो कैपिटल एफ है तो ए बी के तुल्यता वर्ग, ए बी के तुल्यता वर्ग में ऐसे एलिमेंट आ गए उनके समुच्चय को एफ है, तो एफ के अंदर दोस्तों एलिमेंट आएंगे, वो क्या आएंगे, ए बी का तुल्यता वर्ग आएगा। और ए बी के तुल्यता वर्ग को ए अपॉन बी से या ऐसे दर्शा रहे हैं तो मैं ए अपॉन बी लिख लिया, तो ए अपॉन बी टाइप के। और ए और बी एलिमेंट हैं किसके, ए और बी एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन के हैं, ए और बी एलिमेंट है वो इंटीग्रल डोमेन के हैं, और बी वाला एलिमेंट है वो क्या है, नॉन जीरो। देखो बी वाला एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो। तो मैंने क्या किया कि ये जो संबंध है अपना टिलगाउ ऑपरेशन है वो डी क्रॉस डी नोट को तुल्यता वर्गों में विभाजित करेगा,
और अपन ए बी एलिमेंट के तुल्यता वर्ग को ऐसे या ऐसे दर्शाया जाता है। अब ए बी एलिमेंट का तुल्यता वर्ग मैंने लिख दिया और इन तुल्यता वर्गों का अपन ने समुच्चय लिया और उस समुच्चय को क्या नाम दे दिया, कैपिटल एफ। ठीक है, अब आप कैपिटल एफ में योग और गुणन संक्रिया में यहाँ पे परिभाषित कर देता हूँ, फिर उस योग और गुणन संक्रिया के लिए कैपिटल एफ को क्या बताना है कि क्षेत्र सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, इस मैं कैपिटल एफ लिख दिया, इसमें योग और गुणन संक्रिया तो परिभाषित करूंगा, लिखूंगा कैपिटल एफ में योग व गुणन संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, देखो आप कैपिटल एफ के दो एलिमेंट लो, ए अपॉन बी और दूसरा एलिमेंट ए अपॉन बी, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट सी अपॉन डी ले लो, सी अपॉन डी, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इनको जोड़ोगे तो इसको इसमें जोड़ो तो ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, ये बन गया। अब देखो इसको ऐसे समझो कि ए अपॉन बी को ऐसे दर्शाते हैं, मतलब ए बी उसमें सी डी को जोड़ रखा है, तो कैसे परिभाषित करके रखा है, ए को डी से गुणा करो, फिर बी को सी से गुणा करो, कोमा और बी को डी से। अरे भाई इसको ऐसे दर्शाते हैं तो इसको ऐसे, तो ये परिभाषित हो गया। अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ ताकि ये नॉर्मल तरीके से यहाँ से एलसीएम लेके ये याद रहेगा आपको। ये लिखूँगा तो फिर मुश्किल आप महसूस करोगे इसको याद करना। तो ऐसे तो योग परिभाषित है, तथा गुणा कैसे परिभाषित है, ए अपॉन बी डॉट सी अपॉन डी, तो ये सीधा ही बन गया ए सी अपॉन बी डी। और दोस्तों एक चीज़ आप नोट करो, ये योग और गुणा तो नॉर्मल प्रकार से परिभाषित है। आप देखो कि बी एलिमेंट था वो भी अशून्य था और डी एलिमेंट था वो भी अशून्य था। चूंकि बी है वो भी नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट अच्छा है किसका, ये है पूर्णांकीय प्रांत डी का, क्योंकि बी एलिमेंट भी डी का है और जो स्मॉल डी है वो भी अशून्य है, पूर्णांकीय प्रांत डी का। और अपने को पता है कि डी पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत शून्य भाजक रहित होता है, शून्य भाजक रहित होता है, तो दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी क्या नहीं होगा, नॉन जीरो। अगर एलिमेंट आपके नॉन जीरो है तो इनका प्रोडक्ट भी हमेशा नॉन जीरो आएगा। रीजन लिख दूंगा, चूंकि डी क्या है, एक शून्य भाजक रहित वलय है, पूर्णांकीय प्रांत होता है वो शून्य भाजक रहित वलय होता है, क्योंकि डी एक शून्य भाजक रहित वलय है। अब देखो इसका मतलब ये नॉन जीरो आ गया, ये नॉन जीरो आ गया, तो इनका जो एडिशन किया, ये एडिशन किया, ए और डी के दो एलिमेंटों को गुणा करो, ए और डी बी और सी उनको ऐड करो, तो ये जो एलिमेंट बनेगा वो तो क्या बनेगा अपना, ये एलिमेंट जो बनेगा कुछ भी बने, यहाँ पे ए का मान जीरो हो सकता है, तो हो सकता है कि ऊपर जीरो बन जाए लेकिन नीचे हमेशा क्या बनेगा, नॉन जीरो। जबकि जो फील्ड एफ है, सॉरी फील्ड एफ नहीं बोलेंगे अभी, तो एफ तो फील्ड तो सिद्ध करेंगे, अभी जो सेट एफ है, सेट एफ में नीचे वाला एलिमेंट नॉन जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों एलिमेंटों का एडिशन किया तो नीचे वाला भी नॉन जीरो बना, तो मैं ये लिख दूंगा कि ये भी किस में बिलोंग करेगा, ये भी कैपिटल एफ में बिलोंग करेगा, और ये गुणनफल है वो भी कैपिटल एफ में बिलोंग करेगा, क्योंकि इनके नीचे अशून्य आ रहा है और कैपिटल एफ के एलिमेंटों के नीचे अशून्य होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि कैपिटल एफ में योग और गुणा संक्रिया क्या है, समवर्त है। मैं लिख दूँ इसी के साथ में, यहाँ पे बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, अतः कैपिटल एफ में योग व गुणा संक्रिया समवर्त है। तो क्षेत्र सिद्ध करना था, और क्षेत्र में 11 प्रॉपर्टी होती थी, जिनमें से 2 प्रॉपर्टी तो यही आ गई, योग और गुणा संक्रिया क्या है, समवर्त है। अब दोस्तों मैं इस पार्ट को उठा देता हूँ, इधर वाले को।
कीजिए आप इसको। कैपिटल एफ एक सेट परिभाषित कर दिया जिसमें योग और गुणा संक्रिया को मैंने समवर्त बता दिया। चलिए आगे। चले अब दोस्तों, इसमें अपने को योग और गुणन संक्रिया को सार्थक बताना है। ये सार्थक वाला काम है। अगर आपके थ्योरम एग्जाम में आती है तो ये जो सार्थक मैं बता रहा हूँ ना इस थ्योरम का पार्ट, इसको एग्जाम में आप मत करना, डायरेक्ट आगे से कर देना। लेकिन फिलहाल तो क्या है कि अपने को सिद्ध करना है और टाइम है अपने को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि सर्वप्रथम ये सार्थकता वाला जो लिखूंगा ना ये पूरा का पूरा, ये आप एग्जाम में ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में जो समवर्ता तो हो गई, उसके बाद में साचर्यता वाला नियम आप कर देना। लेकिन अभी बता रहा हूँ, अभी तो उतार लो। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि कैपिटल एफ में योग व गुणन संक्रिया सार्थक है। सार्थक है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले योग संक्रिया की सार्थकता मैं बताता हूं। तो देखो, योग संक्रिया की सार्थकता, पहले तो योग संक्रिया को बताएंगे। योग संक्रिया की सार्थकता में देखो दोस्तों, आप ये मानो लेट A/B बराबर, तो मान लो आप A1/B1। A/B का जो अनुपात A1/B1 के बराबर मान लो, तथा C/D का जो अनुपात है वो C1/D1 के बराबर मान लो। A/B का जो अनुपात है वो A1/B1 के बराबर और C/D का अनुपात C1/D1 के बराबर। नाउ इतना कीजिए। इधर वाले पार्ट को भी आप उतार लीजिए। अब देखो, आप A/B और C/D को जोड़ो। कहने का मतलब है कि ये A/B का अनुपात और A1/B1 का अनुपात बराबर है, C/D और C1/D1 का अनुपात है बराबर है, तो इनके योग का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, ऐसा अपने को सिद्ध करना है। नाउ A/B इसका योग किया C/D, तो A/B तो बराबर है A1/B1 प्लस C1/D1। ये सिद्ध करना है ऐसे। तो थोड़ा सा इसको और आगे लिख के एक स्टेप तक पहुंचता हूं, वो स्टेप अपने को सिद्ध करनी है। इसका आप एलसीएम लो, AD प्लस BC/BD बराबर A1D1 प्लस B1C1/B1D1। आप वज्र गुणा करोगे तो AD प्लस BC और गुणा में गया B1D1 बराबर, ये कितना है A1D1 प्लस B1C1 और गुणा में क्या है BD। ये सिद्ध करना है भाई। A/B बराबर A1/B1 माना, C/D बराबर C1/D1 माना, तो इनका जो एडिशन, इसका और इसका एडिशन है वो इसके और इसके एडिशन के बराबर होगा। ये मेरे को बताना था, उसके एडिशन को थोड़ा सा
अपन ने एडजस्ट करके यहाँ तक पहुँचा, मतलब ये अपने को सिद्ध करना पड़ेगा नीचे, ये वाला जो पार्ट लिख देता हूँ, यह सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना है। सार्थकता यही तो होती है दोस्तों कि अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका और इसका एडिशन है, इसके और इसके एडिशन के बराबर है, मतलब इन दोनों को बराबर बताना है। इन दोनों को बराबर बता दो, चाहे इन दोनों को बराबर बता दो, चाहे इन दोनों को बराबर बता दो, तो मैं इन दोनों को बराबर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये लेके चलो और ये सिद्ध करो। तो ये लेके चलना है नाउ, ये लेके चलेंगे अपन AD प्लस BC और गुणा में कितना है, B1 है D1। चलो इसको सोल्व करते हुए ये लाना है और इसका यूज करना है, इसका और इसका यूज कर सकते हैं, इसको सोल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। तो गुणा करो भाई अंदर, AD B1 D1 और ये क्या है BC और गुणा में B1 है D1। अब देखो यहाँ फोकस करो, इसके बराबर ये लाना है, ये लाना है, उसमें आप देखोगे D1 है, A1 चाहिए। अच्छा यहाँ पे D1 तो है और एक D भी है, D1 और D ये तो है, A1 और B चाहिए। तो एक काम कीजिए दोस्तों, इन दोनों को साथ लीजिए, ये जो बिना डॉट वाले है ना AB1, इनको तो साथ ले लो और इन दोनों को साथ ले लो DD1, क्योंकि अपने को पता है कि भाई ये जो एलिमेंट है वो अपने इंटीग्रल डोमेन के हैं और इंटीग्रल डोमेन होता है वो वलय होती है और वलय में साचर्य नियम लगता है। अब यहाँ फोकस करूँ तो एक तो B1 है, तो B1 तो है और एक B है, ये B है, मतलब इन दोनों को चेंज करना है। तो इस B और B1 को तो एक जगह कर दिया, इन दोनों को साथ में लिख दिया CD1। ओके, अब देखो AB1 इन दोनों का प्रोडक्ट होगा AB1, तो AB1 की जगह BA1 लिख सकता हूँ यहाँ से, तो AB1 की जगह मैंने लिख दिया BA1 और इसको ऐसे कैसे DD1 प्लस ये तो BB1 तो चाहिए, BB1 तो चाहिए और ये है CD1, C और D1 का प्रोडक्ट CD1 की जगह DC1 लिख दो, प्रोडक्ट DC1 लिख दो। तो मैं यहाँ से इसको ये लिख सकता हूँ, देखो A1 D1, भाई ये A1 D1 और इस BD को एक जगह कर लिया, तो A1 और D1 को एक जगह कर लिया और BD को एक जगह कर लिया, प्लस यहाँ से मैंने B1 C1 को एक जगह कर लिया और इस BD को एक जगह कर लिया, ठीक है, और BD को बाहर निकाल लिया। तो A1 D1 प्लस ये कितना है B1 C1 और ये BD। देखो इस पूरे को सोल्व करते हुए ये आ गया, ये सिद्ध करना था वो आ गया और इन दोनों का इसका और इसका यूज किया है। इसका मतलब दोस्तों A/B बराबर A1/B1 C/D बराबर C1/D1 लेके चले, इसका और इसका एडिशन है वो इसके एडिशन के बराबर हो गया, तो ये योग संक्रिया की समवर्तता को दर्शाता है। ऐसे ही अपन, अच्छा एग्जाम में अगर आप इसको ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थ्योरम वैसे ही बहुत बड़ी है। ऐसे ही गुणा संक्रिया की सार्थकता बताएंगे, तो मैं इधर वाले पार्ट को उठा देता हूँ। कीजिए, चले आगे। अब योग संक्रिया की सार्थकता के बारे में
में बताने के बाद में दोस्तों अपन को बताना है कि गुणन संक्रिया की सार्थकता, गुणन संक्रिया की सार्थकता। गुणा संक्रिया की सार्थकता में क्या है वही लेके चलो इन दोनों को। लेट ए अपॉन बी बराबर A1 अपॉन B1 तथा C अपॉन डी बराबर C1 अपॉन D1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, योग में एडिशन किया था। देन A अपॉन बी और C अपॉन डी का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, A1 अपॉन B1 इंटू C1 अपॉन D1। और इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो दोस्तों कि AC और ये वज्र गुणा में जाएगा तो B1 D1 बराबर A1 C1 और BD। और ये अपने को सिद्ध करना है कि A अपॉन बी बराबर A1 अपॉन B1, C अपॉन डी बराबर C1 अपॉन D1। ये तो लेके चल रहे हैं और इनके प्रोडक्ट को भी मेरे को ये बताना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो चाहे ये बता दो चाहे ये बता दो, एक ही बात है। तो जैसे यहाँ पे लिखा था कि भाई ये सिद्ध करना है, वैसे ही अपने को ये सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना है। और ये सिद्ध करने के लिए इसका यूज करूँगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एलिमेंट बराबर हैं, ये दोनों एलिमेंट बराबर है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। तो जो गुणन संक्रिया है वो भी सार्थक हो जाती है। यह सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करना है दोस्तों, तो ये लेके चलो और ये बताओ नाउ ये क्या है AC और ये क्या है B1 D1 बराबर A की जगह A1 बनाना है, हो जाएगा। एक बार तो AB1 को साथ लो, AB1 को तो साथ लो। तो देखो एक काम कीजिए आप A और यहाँ पे साचरियता लगा के CB1 को एक जगह करो और D1 को पीछे कर लो। दोनों को एक जगह किया, कौन से नियम से, साहचर्यता से। भाई अपने ये जो एलिमेंट है वो इंटीग्रल डोमेन D के है और इंटीग्रल डोमेन D में साचर्यता लगता है। अब एक काम कीजिए A और क्रम विनिमयता लगाओ यहाँ पे, तो B1 C कर दो और इसको D1, और कौन सा क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव नियम। वापस साचर्यता लगाओ AB1 और CD1, AB1 CD1। यहाँ भी कौन सा नियम, साचर्यता। AB1 देखो दोस्तों इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है, बताओ वो किसके बराबर है, इसके प्रोडक्ट। तो AB1 की जगह A1 भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, A1 भी, और ये CD1 की जगह C1D लिख दूँ, C1D लिख दूंगा। चूंकि जो रीजन है आपने AB1 की जगह उसकी जगह तो लिखा है A1B यहाँ से इसका यूज करते हुए, और CD1 उसकी जगह लिखा है आपने C1D इसका यूज करते हुए। ओके फ्रेंड्स, अब लग रहा है कुछ ऐसा बनने वाला है। तो एक काम कीजिए, वापस साचर्यता लगाए तो A1 और B C1 और ये D, और ये साचर्यता से फिर क्रम विनिमयता लगाए तो C1B, इनको आगे पीछे कर दो, और ये D वापस साचर्यता लगाओ A1 C1, और ये क्या बन गया BD। देखो ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, योग संक्रिया और गुणन संक्रिया क्या है, सार्थक है। अतः स्पष्ट है कि कैपिटल F में योग व गुणन संक्रिया सार्थक है। ये सार्थक है। अब दोस्तों कैपिटल F था, उसके अंदर अभी मैंने बताया था कि योग और गुणा के लिए संवर्तन नियम की पालना हो रही है। तो दो नियम तो वो हो गए। कैपिटल F को क्या बताना था अपने को, क्षेत्र। तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, हमें कैपिटल F को फील्ड सिद्ध करना है। फील्ड बोले तो
क्षेत्र सिद्ध करना है। तो दो नियम तो पहले हो चुके हैं, योग और गुणा के लिए समवर्ता हो गया। अब योग और गुणा के लिए साचर्यता बता दूंगा, फिर योग और गुणा के लिए तत्समक बता दूंगा, योग और गुणा के लिए प्रतिलोम बता दूंगा, क्रम विनिमय बता दूंगा, बंटनता बता दूंगा। तो फिर अपना कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, ये कि क्षेत्र हो जाएगा। उधर वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं। कीजिए आप। फिर अपन आगे चलते हैं। खरे। तो देखो दोस्तों, अपने वहाँ पे योग और गुणा के लिए एक पीछे स्लाइड में आप देख लेना, जहाँ पे मैंने योग और गुणा को परिभाषित किया था, वहीं पे मैंने बता दिया कि कैपिटल एफ में योग और गुणा के लिए समवर्ता नियम की पालना होती है। तो समवर्ता योग और गुणा के लिए हो गया। अब योग व गुणा के लिए साचर्यता नियम लिखता हूँ मैं। योग व गुणन के लिए साहचर्यता। योग व गुणन के लिए साहचर्यता। अब योग व गुणन के लिए साहचर्यता में अपन क्या करेंगे भाई, कैपिटल एफ को बता रहे थे और कैपिटल एफ में ए अपॉन बी टाइप के एलिमेंट थे। आप पीछे देख लेना, जिनमें से ए और बी दोनों एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन डी के थे, लेकिन बी नॉन जीरो था। तो मैं लिखूंगा, या फिर यहाँ दोबारा एफ लिखना पड़ेगा, दोबारा एफ बता देता हूँ। एफ में ऐसे एलिमेंट थे भाई, ए अपॉन बी टाइप के एलिमेंट थे। ए और बी इंटीग्रल डोमेन डी के एलिमेंट हैं, और बी क्या है, नीचे वाला एलिमेंट है नॉन जीरो। ये पिछली वाली स्लाइड में था, आपको याद है तो मत लिखो, नहीं याद है तो फिर से लिख लो। तो आप कैपिटल एफ के दो एलिमेंट मानेंगे। अच्छा, साचर्यता में तीन एलिमेंट माने जाते हैं, तो लेट ए अपॉन बी मान लिया, सी अपॉन डी मान लिया और ई अपॉन एफ मान लिया। ये कैपिटल एफ के आपने तीन एलिमेंट मान लिए। ठीक है, सबसे पहले योग की बात करते हैं, चूंकि पहले आप ए अपॉन बी और सी अपॉन डी का योग करो और उसके बाद में जो बने ई अपॉन एफ का योग करो। एक बार तो ये करो और फिर आप दोबारा ए अपॉन बी को तो रखो, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ का योग करो। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अगर बराबर हो जाते हैं तो योग के लिए साहचर्यता नियम की पालना होगी। अब दोस्तों, अपन ने जैसे अभी कैपिटल एफ के अंदर जब मैंने एडिशन परिभाषित किया था, तो एडिशन कैसे परिभाषित था, इसका और इसका गुणा ए डी और इसका गुणा बी सी अपॉन नीचे इन दोनों का गुणा बी डी प्लस ई एफ। अब बताओ, ये पूरा का पूरा कैपिटल एफ का एलिमेंट बना। अभी मैंने समवर्ता से बताया था, तो ये कैपिटल एफ का एक एलिमेंट है ये। अब इन दोनों को ऐड करो तो इनके गुणा में तो ये जाएगा ए डी प्लस बी सी के गुणा में तो जाएगा एफ, और बी डी के गुणा में जाएगा ई। बी डी के गुणा में क्या जाएगा, ई। और नीचे क्या हो गया, बी डी एफ हो गया। यहाँ लिख दूंगा मैं हियर, जो नीचे वाले एलिमेंट हैं बी डी और एफ क्या है, नॉन जीरो है, तो इनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। और इस स्टेप को अगर मैं एक स्टेप नीचे बढ़ाऊँ तो एफ को गुणा करूँ तो ये बनेगा ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस
बी डी ई, और ये कितना है, बी डी एफ है। और तीनों का अगर तीनों नॉन जीरो है, अपनी जो वलय है वो शून्यभाजक रहित है, तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। तो एक बार तो मैंने इसको सोल्व किया, अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे तो a अपॉन बी प्लस इसका एडिशन करोगे तो सी एफ प्लस डी ई अपॉन डी एफ, फिर इनका एडिशन करोगे तो ये ए डी एफ प्लस ये b इनके गुणा में जाएगा सी एफ प्लस डी ई के गुणा में b, यहाँ b लिख देता हूँ, तो ये बना बी डी एफ, तो ये बना ए डी एफ प्लस इसको गुणा किया तो बी सी एफ प्लस बी डी ई अपॉन बी डी एफ, तो इसको गुणा किया तो ये बना, इसको गुणा किया तो इसको गुणा किया तो ये बना। देखो दोस्तों, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ का जो मान है वो ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ के बराबर आ गया। अतः कैपिटल एफ में योग संक्रिया बताओ क्या है, सहचारी है। योग संक्रिया सहचारी है। ऐसे ही गुणा की बात करें दोस्तों, अगर अपन गुणन संक्रिया की बात करें तो इसके 3 एलिमेंटों को गुणा करो, चूँकि ए अपॉन बी डॉट सी अपॉन डी इसको गुणा करो और यहाँ पे ई अपॉन एफ करो। तो पहले इन दोनों का गुणा क्या है, ए सी अपॉन बी डी और इंटू ई एफ। तो बताओ ये क्या होगा, ए सी ई और ये बन गया बी डी एफ। इसमें ए को मैं अलग कर दूँ, सी और ई को अलग ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बी और यहाँ से डी और एफ को अलग ले लूँ। इसका मतलब ए अपॉन बी डॉट ये बन गया सी ई अपॉन डी एफ, मतलब सी अपॉन डी डॉट ई अपॉन एफ। तो यहाँ से चले थे और यहाँ पे आ गए। इसका मतलब कैपिटल एफ में जो गुणा संक्रिया है वो भी क्या है, सहचारी। अतः कैपिटल एफ में गुणा संक्रिया भी सहचारी है। तो ये 2 नियम हो गए योग और गुणा के लिए सहचर्यता। मैं दोस्तों इसको इधर से हटा देता हूँ। तो ये योग और गुणन की सहचर्यता आ गई। तो योग और गुणन के लिए समवर्तता बता दिया, योग और गुणन के लिए सहचर्य बता दिया। अब तत्समक के ऊपर चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो लिखूंगा योग व गुणन के लिए तत्समक अवयव। देखो दोस्तों, योग और गुणन के लिए मैं तत्समक अवयव लिख रहा हूं, तो कैपिटल एफ का एक एलिमेंट लूंगा, तो फॉर ऑल ए अपॉन बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ के लिए एक अवयव 0/1 बिलोंग्स टू एफ। बताओ 0/1 एफ में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि एफ में तो ऐसे एलिमेंट बिलोंग कर रहे थे भाई। एफ में आने वाले ये ऊपर वाला और नीचे वाला एलिमेंट भाई 0/1 का मतलब है कि 0 और 1 की इक्विवेलेंस क्लास। तो ये एलिमेंट तो होता है डी का और ये एलिमेंट होता है वो किसका होता है, डी डैश का। और नीचे नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। देखो नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब कि 0/1 एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल एफ में बिलोंग करेगा। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ
कि ए अपॉन बी फॉर ऑल ए अपॉन बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ के लिए एक अवयव 0/1 बिलोंग्स टू एफ इस प्रकार है कि कैसे है कि ए अपॉन बी में आप 0/1 जोड़ो तो एडिशन कैसे परिभाषित है, इसको इससे गुणा तो a1 प्लस इसको इससे b0/b1 इसको इससे, तो कहने का मतलब ये बन गया a/b बन गया। तो इसमें ये जोड़ने से a/b बना, इसका मतलब इस कैपिटल एफ के एलिमेंट में 0/1 ये भी कैपिटल एफ का ये एलिमेंट है, ये जोड़ने से एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 0/1 बिलोंग्स टू कैपिटल एफ का क्या है, योज्य तत्समक अवयव है। अतः 0/1 बिलोंग्स टू कैपिटल एफ का योज्य तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। अब आगे गुणन के लिए बता देता हूँ। गुणन के लिए करूँगा तो फॉर ऑल a/b बिलोंग्स टू कैपिटल एफ के लिए एक अवयव 1/1 बिलोंग्स टू एफ। देखो भाई 1/1 एफ में बिलोंग करेगा कि नहीं, 1/1 का मतलब है 1,1 की इक्विवेलेंस क्लास, तो ये डी का एलिमेंट है, ये डी नोट का एलिमेंट है, और ये नॉन जीरो होना चाहिए, नीचे वाला नॉन जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a/b बिलोंग्स टू कैपिटल एफ के लिए एक अवयव 1/1 बिलोंग्स टू एफ इस प्रकार है कि बताओ कैसे है कि आप a/b का गुणा 1/1 के साथ करोगे तो ये a/b आएगा। अतः 1/1 बिलोंग्स टू एफ का बताओ क्या है, गुणन तत्समक अवयव है, गुणन तत्समक अवयव है। अब योग और गुणा के लिए प्रतिलोम अवयव ढूंढ लेता हूं मैं। ओके, चलिए आगे इधर वाले पार्ट को उठा देता हूं मैं। तो थ्योरम बहुत ही लेंथी थ्योरम है। अच्छी बात यह है कि एक बार बहुत अच्छे से समझा दूंगा इसको, तो फिर आगे किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो वीडियो को खोल के देख सकता है। 6 नियम मैंने बता दिए दोस्तों। मैंने योग और गुणन के लिए संवर्तता बता दिया, योग और गुणन के लिए साहचर्या बता दिया, योग और गुणन के लिए तत्समक बता दिया, और जो अगला नियम मेरे को बताना है वो बताना है योग व गुणन के लिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। योग व गुणन के लिए प्रतिलोम अवयव। अपने को पता है भाई क्षेत्र में जो एडिटिव इनवर्स है, योज्य प्रतिलोम है, वो तो किसी भी अवयव का निकल सकता है क्षेत्र में योज्य प्रतिलोम, लेकिन गुणन प्रतिलोम केवल उसी अवयव का निकलता है जो क्या होता है, अशून्य होता है। पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि क्षेत्र में योज्य प्रतिलोम तो किसी भी अवयव का निकल सकता है, लेकिन गुणन प्रतिलोम केवल उसी अवयव का निकलता है जो क्या होता है, अपना अशून्य होता है। अब देखना, सबसे पहले योज्य प्रतिलोम की बात कर रहा हूं, क्योंकि a/b बिलोंग्स टू कैपिटल एफ के लिए a/b बिलोंग्स टू कैपिटल एफ के लिए एक अवयव कौन सा अवयव, इसके लिए एक अवयव -a/-b बिलोंग्स टू एफ। अच्छा, -a के लगा दूँ, जैसे इसके लगा दूँ, -a/b बिलोंग्स टू एफ
इस प्रकार है कि, इस प्रकार उपस्थित है कि, उपस्थित है कि, अच्छा एक बात तो बताओ, ये एलिमेंट उपस्थित भी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखो A है इंटीग्रल डोमेन का अवयव है और B भी इंटीग्रल डोमेन का अवयव है, लेकिन B अशून्य है। जब B अशून्य होता है तो ये अशून्य है। A इंटीग्रल डोमेन का अवयव है, इसका मतलब A रिंग है और रिंग में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम होता है। तो A अगर एलिमेंट रिंग का है तो माइनस A भी किसका होगा? रिंग का। इसका मतलब A अपॉन B एलिमेंट अगर फिर ऐप में बिलोंग करता है तो माइनस A अपॉन B भी ऐप में बिलोंग करेगा। इस प्रकार उपस्थित है कि A अपॉन B में आप जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? माइनस A अपॉन B। तो कैसे देखो परिभाषित होता है, इसको इससे गुणा करो AB, फिर प्लस ये माइनस, इसको इससे AB और नीचे इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, नीचे एलसीएम B²। ये बन गया 0 अपॉन B²। 0 अपॉन B² होता है वो 0 होता है, और 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 अपॉन B² का मान होता है 0 और 0 अपॉन 1 का मान भी कितना होता है? 0। या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि 0 अपॉन B² और 0 अपॉन 1 है, दोनों एक ही इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट है, क्योंकि इन दोनों का मान होता है वो कितना होता है? 0 0 आ रहा है। इसलिए मैं ये बोला कि A अपॉन B में आपने माइनस A अपॉन B जोड़ा तो अपना आ गया योज्य तत्समक अवयव 0 अपॉन 1। देखो यहाँ पे योज्य तत्समक अवयव को कितना बताया था? 0 अपॉन 1। इसी प्रकार अगर इसको आगे और इसको पीछे लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस A अपॉन B, इसको आप ऐड करते हो आप A अपॉन B में तो भी अपना कितना आएगा? 0 अपॉन 1। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल F में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम उपस्थित है। जैसे A अपॉन B का योज्य प्रतिलोम माइनस A अपॉन B है, वैसे ही C अपॉन D का योज्य प्रतिलोम माइनस का C अपॉन D हो जाएगा। अतः कैपिटल F में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम उपस्थित है। अब गुणन प्रतिलोम की बात करेंगे तो गुणन प्रतिलोम भी मैं साथ बता देता हूँ। देखो ये तो योज्य प्रतिलोम हो गया और यहाँ से गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम की बात कि लेट A अपॉन B कोई अशून्य अवयव है ऐप का। A अपॉन B को अशून्य अवयव लिया है ऐप का। अब देखो दोस्तों, A अपॉन B में B तो हमेशा ही नॉन जीरो होता है और A अपॉन B का मान नॉन जीरो, B तो हमेशा नॉन जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे A अपॉन B का मान नॉन जीरो कब बनेगा? जब ऊपर वाला भी नॉन जीरो हो, क्योंकि B तो हमेशा नॉन जीरो होता है। अगर A भी नॉन जीरो हो जाएगा तो फिर A अपॉन B क्या बन जाएगा? A अपॉन B का मान नॉन जीरो बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी क्या है? नॉन जीरो बिलोंग्स टू डी। तो लेट A अपॉन B नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू F के लिए, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में अलग लिख लेना, के लिए एक अवयव कौन सा? A अपॉन B के लिए एक अवयव B अपॉन A नॉट 0 बिलोंग्स टू F। अब दोस्तों A अपॉन B नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि A भी नॉन जीरो है, B भी नॉन जीरो है। तो A अपॉन B नॉन जीरो है तो B अपॉन A भी ऑटोमेटिक नॉन जीरो होगा, क्योंकि A और B दोनों नॉन जीरो हैं। तो A अपॉन B नॉन जीरो इक्वल टू F के लिए एक अवयव B अपॉन A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू F। इस प्रकार है कि कैसे है? इस A अपॉन B का आप डॉट करो इस B अपॉन A के साथ, तो फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन 1 आ रहा है। और 1 अपॉन 1 बताओ क्या था? गुणन तत्समक अवयव था। इसका मतलब A अपॉन B का जो गुणन प्रतिलोम है वो B अपॉन A आ गया। A अपॉन B को B अपॉन A से गुणा करने से अपना गुणन तत्समक अवयव आ गया। तो A अपॉन B का गुणन प्रतिलोम है वो B अपॉन A आ गया। इसका मतलब कैपिटल F में प्रत्येक अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। अतः अच्छा मैं देख लेता हूँ कि ये आपको दिखाई दे पा रहा है या नहीं। ओके, बिल्कुल सही है। अतः कैपिटल F में प्रत्येक अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। चलो इधर वाले पार्ट को तो मैं हटा देता हूँ।
तो ये कितने नियम हो गए? अब क्रम विनिमयता बच रहा है और एक बंटनता बच रहा है। चलिए आगे। अब लिखेंगे योग और गुणन के लिए क्रम विनिमयता। अगला नियम दोस्तों लिखेंगे, योग फास्टली कर रहे हैं फिर भी देखो कितना टाइम लग गया, अभी थ्योरम पूरी नहीं हुई है, अभी तो क्षेत्र बताना है, फिर आगे और भी सिद्ध होगा। योग व गुणन के लिए क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। तो योग और गुणन के लिए क्रम विनिमयता अपने को बताना है। कैपिटल एफ में तो दो एलिमेंट मानो, लेट ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपने कैपिटल एफ के माने। पहले तो योग के लिए बता देता हूँ, चूंकि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी को आपने जोड़ा तो ये बनेगा ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, ये बना। अब अपने को पता है दोस्तों ए अपॉन बी और सी अपॉन डी में जो एलिमेंट ए बी सी और डी होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन डी के होते हैं, और इंटीग्रल डोमेन जो डी होता है वो एक क्रम विनिमय वाला होता है। तो क्रम विनिमय वाला है तो इन दोनों को एक्सचेंज किया तो डी ए, इन दोनों को एक्सचेंज किया तो सी बी, और इन दोनों को एक्सचेंज किया डी बी। बताओ इस चीज़ को इसको मैं सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको और इसको एडिशन किया तो ये, इसका एडिशन किया ये, और एलसीएम भी आ गया। इसलिए ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी को जोड़ो, चाहे सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी को जोड़ो, बराबर है। तो ये क्या है? योग के लिए क्रम विनिमयता। अतः कैपिटल एफ में योग के लिए क्रम विनिमयता नियम सत्य है। क्रम विनिमयता नियम सत्य है। ऐसे ही गुणा के लिए क्रम विनिमयता बताना है दोस्तों, और गुणा के लिए क्रम विनिमयता में क्या करेंगे? चूंकि ए अपॉन बी उसको सी अपॉन डी से गुणा करो तो ये क्या आया? ए सी अपॉन बी डी आया। मैंने बताया था कि ये जो एलिमेंट होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन डी के होते हैं। इंटीग्रल डोमेन एक रिंग होता है, तो इसमें एक्सचेंज भी कर सकता हूँ क्रम विनिमयता नियम से। इसको डी बी लिख दिया और ये आ गया अपना सी अपॉन डी डॉट ए अपॉन बी आ गया। तो ए बी पहले लिया था, सी डी बाद में, यहाँ सी डी पहले आ गया, ए बी बाद में। अतः कैपिटल एफ में गुणन संक्रिया के लिए भी क्रम विनिमयता नियम सत्य है। ये हो गया। अच्छा, उधर का पार्ट में हटा देता हूँ। ये 10 नियम मैंने बता दिए हैं। अब बंटनता बच रहा है, योग की गुणन पर बंटनता, और वो बताते ही कैपिटल एफ अपना क्षेत्र हो जाएगा। कीजिए आप इसको। फिर अपन आगे चलते हैं।
चले आगे। अब देखिए दोस्तों, अपने को गुणन की योग पर बंटनता बताना है। जो नया नियम है वो लिख देता हूं मैं। गुणन की योग पर बंटनता। गुणन की योग पर बंटनता, तो बंटनता और साचर्यता के लिए 3 एलिमेंटों की जरूरत होती है। तो मैंने एलिमेंट माने A/B, C/D और E/F, 3 एलिमेंट कैपिटल F के माने। नाउ आप लिखोगे A/B डॉट C/D प्लस E/F। एक बंटनता बता दो, ये लेफ्ट साइड से गुणा कर रहे हो तो ये लेफ्ट बंटनता हो गई या वाम बंटनता हो गई। और चाहे यहाँ पर एक बता दो, दूसरे को इसी प्रकार लिख दो। यहाँ से A/B डॉट, इनका एडिशन करोगे तो ये बनेगा दोस्तों CF प्लस DE/DF। जब इसको गुणा करोगे तो गुणा कैसे होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। तो A डॉट CF, या फिर अपन इसको ACF सीधा लिख दो, ACF प्लस ADE, और ये कितना है BDF। इन दोनों को अलग अलग कर लो तो ACF अपॉन BDF प्लस ADE अपॉन BDF। अपने को पता है कि यहाँ पे जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं B, D और F, ये एलिमेंट होते हैं वो रिंग के होते हैं तथा इंटीग्रल डोमेन D के होते हैं। और B, D और F ये तीनों एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। तो यहाँ से F कैंसिल कर दो ऊपर नीचे से, यहाँ D कैंसिल कर दो। अगर जीरो होते तो ये कैंसिल नहीं होते। तो ये बना AC अपॉन BD प्लस AE अपॉन BF। अब बताओ दोस्तों, इसको आप ये लिख सकते हो या नहीं, A/B डॉट C/D, इस वाले को तो, और ये बना A/B डॉट E/F। तो देखो A/B का गुणा C/D के साथ में आ गया प्लस A/B का गुणा E/F के साथ में आ गया। तो ये बंटनता है। और कौन सी बंटनता है, लेफ्ट साइड से हो रहा है, वाम बंटनता है। अर्थात कैपिटल F में वाम बंटनता सत्य है, वाम बंटनता सत्य है। इसी प्रकार दक्षिण बंटनता भी सत्य होगी। इसी प्रकार दक्षिण बंटनता कौन सी, कि एक बार इन दोनों को आगे ले लो, C/D प्लस E/F, उसका गुणा मैंने A/B के साथ किया तो ये आएगा C/D इंटू A/B प्लस E/F इंटू A/B। इसी प्रकार ये दक्षिण बंटनता भी सत्य होगी। दोस्तों ये सारे के सारे नियम बता दिए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल F एक क्षेत्र हो गया। चलो इधर वाले को तो हटा देता हूँ मैं। इतनी बार लिख दिया और हटा दिया कि सोच भी नहीं सकते। इसमें लिखना ज़रूर है, इसको कॉपी में आने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि फिर हो ही नहीं पाएगी वरना, लेकिन करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हुआ, अतः स्पष्ट है कि कैपिटल F एक क्षेत्र है। कैपिटल F एक क्षेत्र है। अब क्षेत्र हो गया तो कैपिटल F का एक मैं उपसमुच्चय लूंगा, कोई भी S, और उस F जो उपसमुच्चय S लिया है उसको इंटीग्रल डोमेन D के आइसोमॉर्फिक बताऊंगा। अब हमें कैपिटल F का एक उपसमुच्चय, अब हमें कैपिटल F का एक उपसमुच्चय S इस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से
लेना है कि ऐप का एक एरिक उप समुच्चय एस इस प्रकार से लोगे कि जो ये एस है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाए, जो ये एस है वो अपना इंटीग्रल डोमेन डी के आइसोमॉर्फिक हो जाए, ये अपने को बताना है। तो कैपिटल ऐप का एक उपसमुच्चय एस लेना पड़ेगा आपको और उसको इंटीग्रल डोमेन डी के आइसोमॉर्फिक आपको बताना पड़ेगा। और ये बताने के बाद में आप बोलोगे कि जो इंटीग्रल डोमेन डी है उसकी अपन एम्बेडिंग कर सकते हैं फील्ड एफ के अंदर। तो एस लो सबसे पहले तो, चूंकि देखो कैपिटल एफ के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो उसका नीचे क्या होता है, नीचे होता है वो अशून्य एलिमेंट होता है, तो मैं नीचे 1 फिक्स कर देता हूँ। तो लेट A/1 B/1 C/1 ये सारे के सारे आदि एस के अवयव हैं, एस के अवयव हैं। अब ये आदि एस के अवयव है, इसका मतलब है कि ये ऐप के भी अवयव हो गए। तो बताओ एस है वो ऐप का सबसेट बना कि नहीं बना, ये एलिमेंट एक्चुअल में तो है वो एस के, लेकिन ये किस में बिलोंग करेंगे, ऐप में भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि ऐप में वो सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिनका ऊपर वाला एलिमेंट तो इंटीग्रल डोमेन डी का होता है, नीचे वाला एलिमेंट भी इंटीग्रल डोमेन डी का है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट अशून्य है। तो देखो इंटीग्रल डोमेन डी के अंदर क्या होगा, चूंकि यहाँ लिख दूंगा कि 1 बिलोंग्स टू कैपिटल एफ का गुणन तत्समक अवयव है। 1/1 लिखा था ना, 1/1 का मतलब 1 कैपिटल एफ का गुणन तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। तो ये एस के अवयव हो गए। तो एस के अवयवों का एक सेट हो गया, A/1 B/1 C/1 ऐसे D/1 ऐसे चलेंगे। अब अपने को D को S के आइसोमॉर्फिक बताना है, D को S के आइसोमॉर्फिक बताना है, तो अपने को एक मैपिंग लेनी पड़ेगी। तो माना फाई एक प्रतिचित्रण, माना फाई एक प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि फाई आप एक प्रतिचित्रण कहाँ से परिभाषित करो, डी से एस में परिभाषित करो या फिर एस से डी में परिभाषित कर दो। तो आप एक प्रतिचित्रण एस से डी में परिभाषित है और किस प्रकार परिभाषित है, सच दैट भाई ये तो डोमेन और अपना कोडोमेन बता रखे। अच्छा इसको एस इधर लिख दो वो तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको डी इधर लिख दो, वैसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। एस को डी के आइसोमॉर्फिक बताना है तो आपको एक मैपिंग लेनी पड़ेगी, एस से डी के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। और डिफाइन किस प्रकार से करना पड़ेगा, फाई एस का एलिमेंट उठाओ भाई, फाई एस के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा। एस का एलिमेंट जैसे A/1 उठाया तो A/1 है वो किसके ऊपर मैप होगा, वो A के ऊपर मैप होगा, क्योंकि यहाँ पे A है वो इंटीग्रल डोमेन D का एलिमेंट है। तो ये A/1 अप्लाई करने के बाद में फाई A/1 का जो प्रतिबिंब आएगा वो D का एलिमेंट आएगा, और D का एलिमेंट A है, तो ये अपनी मैपिंग हो गई। और फॉर ऑल A/1 बिलोंग्स टू S के प्रत्येक एलिमेंट के लिए मैपिंग होगी। अब दोस्तों अपने को अगर इस मैपिंग को मैं एककी आच्छादक और समाकारिता बता देता हूँ तो फिर S ऑटोमेटिक आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, D के। इतना कीजिए आप। अच्छा उधर वाला पार्ट में मैं हटा देता हूँ इसी के साथ। करें तो सबसे पहले तो अपने को बताना है समाकारिता, भाई एककी आच्छादक समाकारिता बताना है। सबसे पहले तो समाकारिता, और वो भी वलय समाकारिता बताना है, क्योंकि अपने को पता है कि जैसे ऐप का सबसेट S है तो S भी क्षेत्र होगा मतलब वलय होगा। डी इंटीग्रल डोमेन वो भी वलय होता है, तो वलय समाकारिता। क्या, वलय समाकारिता। वलय समाकारिता का मतलब यह है कि आप जैसे फील्ड ऐप में 2 संक्रिया प्लस और डॉट थी, वैसे ही एस के अंदर भी अपना एस उसका सबसेट ले रहे हैं, उसके अंदर भी 2 संक्रिया प्लस और डॉट होंगी। तो वलय समाकारिता में आप 2 एलिमेंट उठाओ एस के, तो लेट A/1 और B/1 बिलोंग्स टू एस, देन आप फाई लगाओ, फाई A/1 प्लस B/1, तो ये बना फाई A प्लस B/1 लिख सकते हैं इसको। और बताओ
फाई जिसको अल्फा मान लो ए को, तो फाई अल्फा अपोन 1 अल्फा के ऊपर मैप होता है, तो ये अल्फा हो गया, तो फाई अल्फा अपोन 1 ए अपोन 1 ए प्लस बी के ऊपर मैप हो गया। और ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए को आप ए अपोन, अच्छा ए को आप फाई ए अपोन 1 लिख सकते हो, और बी को आप क्या लिख सकते हो, फाई बी अपोन 1। भाई फाई ए अपोन 1 का मान ए और फाई बी अपोन 1 का मान बी हो जाएगा, तो इसको ये लिख दिया, इसको ये, इसका मतलब फाई जो है वो दोनों के साथ में अलग अलग हो गया। ऐसे ही आप गुणा के लिए करो, तो ए अपोन 1 डॉट बी अपोन 1, तो ये बना फाई ए डॉट बी अपोन 1, तो ये बना ए डॉट बी, और ए डॉट बी को लिख दिया फाई ए अपोन 1 डॉट फाई बी अपोन 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, वलय समाकारिता हो गया। अब एककी बताना है और आच्छादक और बताना है अपने को दोस्तों। अब एककी और आच्छादक और बताना है, तो एककी और आच्छादक बताना आसान है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं एककी में क्या करते हैं अपन, इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताते हैं। वलय समाकारिता हो गई एककी में क्या करेंगे भाई, एस के दो एलिमेंट उठाओ, इनकी इमेज सेम लो, तो मैं लिखूंगा लेट ए अपोन 1 एंड बी अपोन 1 दो एलिमेंट एस के इस प्रकार हैं सच दैट कि इन दोनों की इमेज सेम है, ए अपोन 1 फाई और फाई बी अपोन 1 दोनों की इमेज सेम है। अब ए अपोन 1 का मतलब क्या है, ए अपोन 1 का मतलब है ए और बी अपोन 1 का मतलब है बी। अब बताओ आप ए को ए अपोन 1 और बी को बी अपोन 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों आपने इमेज सेम ली दोनों की, ए अपोन 1 और बी अपोन 1 की इमेज सेम लेके चलिए और एलिमेंट सेम लिख दिया। अतः प्रतिचित्रण फाई, अतः प्रतिचित्रण फाई एककी है। अब अपन बताएंगे आच्छादक। तो देखो मैंने ये फास्टली किया है और फास्टली करते करते पौने 2 घंटे हो गए हैं इस थ्योरम को, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। आच्छादक में क्या करते हैं दोस्तों, फाई प्रतिचित्रण इस प्रकार से परिभाषित है कि ये तो डोमेन है अपना एस और ये कोडोमेन है इंटीग्रल डोमेन। अगर आप इसका इस एलिमेंट को चेंज करोगे, आप इसको चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मतलब ए एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब ए अपोन 1 है, ऐसे ही अगर इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट आप बी लोगे तो बी का पूर्व प्रतिबिंब बी अपोन 1 हो जाएगा, सी का पूर्व प्रतिबिंब सी अपोन 1 हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, और जब अपना कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होता है तो ऐसा फंक्शन हमेशा क्या कहलाता है, आच्छादक फलन। तो मैं लिखूंगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डी के लिए एक अवयव ए अपोन 1 बिलोंग्स टू एस इस प्रकार उपस्थित है कि, इस प्रकार उपस्थित है कि फाई ए अपोन 1 बराबर ए। अतः प्रतिचित्रण जो फाई है वो क्या है, आच्छादक है। तो एककी हो गया, वलय समाकारिता हो गया, एककी आच्छादक हो गया। अब जो लास्ट लाइन्स जो मैं लिखने वाला हूँ वो यहाँ स्पष्ट है कि एस आइसोमोर्फिक हो गया, एककी आच्छादक समाकारिता हो गया, तो एस आइसोमोर्फिक हो गया डी के। और यही बताना था मेरे को कि अपने को सबसे पहले तो अपन ने क्या किया कि ऐप बनाया, वो मैं दोबारा से बता दूंगा। अतः पूर्णांकीय प्रांत डी का क्षेत्र एफ में अंतः स्थापन किया जा सकता है। ये यहाँ पे थ्योरम कंप्लीट हो गई है अपनी। ओके, हम मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बताया था दोस्तों। अपने को बताना था कि भाई अपना जो पूर्णांकीय प्राण डी है उसका क्षेत्र एफ में अंतः स्थापन किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक पूर्णांकीय प्राण डी ले लिया और एक अशून्य पूर्णांकीय प्राण डी नोट ले लिया अपन, डी क्रॉस डी नोट आप निकाल लेना।
जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके उसमें ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। उसके बाद में अपन एक जो टिल्गा अपना जो द्विचर संबंध है उसको परिभाषित किया कि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ में तब होगा जब ए डी बराबर बी सी हो। फिर उस द्विचर संबंध को अपन ने इक्विवेलेंस रिलेशन बताना था। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मेरे को समतुल्य समित संक्रामक बताना था, तो वो मैंने बता दिया। और जब भी कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है तो वो हमेशा उस सेट को जो इक्विवेलेंस क्लासेज हैं उनमें डिफाइन कर देता है। तो अपना जो टिल्गा ऑपरेशन था वो डी क्रॉस डी नोट जो सेट था उसको अपने इक्विवेलेंस क्लासेज तुल्यता वर्गों में विभाजित किया। तो मैंने ए बी का एक तुल्यता वर्ग ले लिया। अब ए बी के तुल्यता वर्ग में कौन से एलिमेंट होंगे? ए बी के तुल्यता वर्ग में अगर कोई एलिमेंट सी डी आ रहा है तो वो ए बी के साथ रिलेट होना चाहिए। और मैंने तुल्यता वर्गों का एक समुच्चय लिया, उसको कैपिटल एफ, एक सेट नाम दे दिया। फिर कैपिटल एफ में योग और गुणन संक्रिया मैंने बताई। फिर योग और गुणन संक्रिया को मैंने सार्थकता सिद्ध किया। पहले योग को सार्थकता सिद्ध किया, फिर गुणन को सार्थकता सिद्ध किया। ये जो सार्थकता वाला जो मैटर है, अगर आप छोड़ भी दो ना, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ी है, अगर आप एग्जाम में आए तो सार्थकता वाला जो मैटर था उसको छोड़ देना बीच में से। अच्छा, और ये अपन ने जब योग और गुणा संक्रिया परिभाषित इस प्रकार से की है कि ये द्विचर हो गया, आराम से समवर्ता नियम की पालना हो रही है कैपिटल एफ में, तो योग और गुणन दोनों के लिए समवर्ता हो गया। फिर योग और गुणन दोनों के लिए साहचर्य बताया, योग और गुणन दोनों के लिए तत्समक बताया, योग और गुणन दोनों के लिए प्रतिलोम बताया, योग और गुणन दोनों के लिए क्रमविनय बताया, और गुणन की योग पर बंटनता बताया। इतना सारा बताने के बाद में कैपिटल एफ अपना एक क्षेत्र हो गया। फिर अपन क्या किया कि कैपिटल एफ का एक नॉन एम्प्टी सेट एस लिया। एस में एलिमेंट माने A/1, B/1, C/1 टाइप के, और अपने को बताना है कि जो एस है वो इंटीग्रल डोमेन डी के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक बताने के लिए अपन ने एक मैपिंग फाई डिफाइन की एस से डी के अंदर, और वो इस प्रकार से फंक्शन परिभाषित किया कि फाई A/1 का मान है ए, और इस मैपिंग को अपन ने वलय समाकारिता, एककी और आच्छादक बता दिया। इतना बताने के बाद में अपना जो इंटीग्रल डोमेन डी है वो एस के क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक हो गया। इसका मतलब ये निकला अपना कि प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन डी को आप किसी क्षेत्र एफ के अंदर क्या कर सकते हैं, एम्बेडेड कर सकते हैं, अंतःस्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। इसको आराम से पढ़ना, अपनी कॉपी में लिखना, और आज की आज ही करना है सारा काम। धन्यवाद।